हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। पिछली वीडियो में हमने जो आपका चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर, इसकी समरी अच्छे से पढ़ ली थी। और अगर आपने ये वीडियो देखनी शुरू की है और आपने वो समरी नहीं देखी तो प्लीज़ उसको तो देख ही लें, बिकॉज दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया अबाउट द चैप्टर। एंड देन अब हम इसमें आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। आई थिंक 4 क्वेश्चंस हैं, चारों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेट्स स्टार्ट। और जैसा मैं हमेशा आपको बताता ही हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये असाइनमेंट जो आप देख रहे हैं इसको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको हमें लॉगिन लेने के लिए कांटेक्ट करना होगा, किसी भी नंबर्स पे आप कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड है, कोई चार्जेस नहीं है। और ये व्हाट्सएप नंबर है जो हम यूज़ करते हैं, बाकी आप कांटेक्ट किसी भी नंबर पे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, क्वेश्चन 1, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप। कैप्टन ने क्या स्टेप्स लिए शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब खराब मौसम शुरू हुआ? दैट वाज द पॉइंट। एक्चुअली जैसा कि मैंने समरी वीडियो में बताया कि उन्होंने जुलाई 1976 में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और ऑलमोस्ट केप टाउन तक तो सब अच्छा ही रहा और उसके बाद भी मैनेजेबल था क्रिसमस न्यू ईयर पे। बट मौसम 2 जनवरी को बहुत ख़राब हो गया और उसके बाद तो एक अटैक ही हो गया था एक तरह से शिप के ऊपर स्टॉर्म का, और उससे फिर सारी मुसीबतें शुरू हुई। तो सवाल ये है कि जो कैप्टन थे कुक, गॉर्डन कुक, तो वो एक समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने पहले से ही सेंस कर लिया था कि अब तूफान आ सकता है। लिखा है एज द वेव्स वर वेरी हाई दे रोज अप टू 15 मीटर्स। 15 मीटर आप समझते हैं, 4 मंजिल की बिल्डिंग होती है 15 मीटर। अब ऐसे समझो 4 मंजिल ऊंची लहरें, माय गॉड, देख के डर जाए हम तो नहीं। तो खैर उन सबको भी वो फेस कर रहे थे और उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए? स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ द बोट। एक तो बोट थोड़ी स्लो कर दी नेचुरली जब मौसम ख़राब है। देन स्टॉर्म जिब वॉज ड्रॉप्ड। ये भी होता है, तूफान को झेलने के लिए एक तरह से जो है स्टॉर्म जिब को यूज़ किया जा रहा है। तो अगर आप में से कुछ बच्चे इसको ना समझ पा रहे हो तो मैंने गूगल किया था इस बात को समझने के लिए कि ये स्टॉर्म जिब किस तरह से दिखता है। तो आप समझ सकते हैं जैसे इसमें दिखाया गया है। तो ये एक जो है उन्होंने एक तरह से ऑन किया, इसको ड्रॉप किया, मीन्स उसको चालू किया ताकि वो तूफ़ान को झेलने में सक्षम हो और बोट पूरी तरह से हिले ना, है ना। एक बड़ा उन्होंने स्टॉर्म जिब, ये नाम ही इसका स्टॉर्म जिब है, यानी कि तूफ़ान को एक तरह से फेस करने के लिए ही इसका इस्तेमाल हो रहा है ना। और उसके बाद देन हैवी मूरिंग रोप्स वर लूप्ड अक्रॉस द स्टर्न, है ना। एक स्टेप उन्होंने ये लिया कि हैवी मूरिंग रोप्स, इसको भी मैं एक इमेज के थ्रू समझाऊंगा। ये भी मैंने जब गूगल किया तो ये इस तरह से नज़र आया। वैसे यहाँ तो ये शिप शांति से खड़ा हुआ है, बट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मूरिंग रोप्स। तो ये जो स्टर्न है, ये मैंने जैसा कि आपके असाइनमेंट में भी लिखा है, दिस स्टर्न इज़ द बैक साइड ऑफ द शिप। तो ये बेसिकली किसी भी जहाज के अंदर जो है मोटी मोटी रस्सियाँ पीछे बांधी जाती हैं ताकि वो उसको एक तरह से रोका जा सके एक जगह पर। जैसे होता है ना लंगर बांधना किसी पोरबंदर पर, तो उस तरह से वो रहता है ये, है ना। पोर्ट पर जब वो शिप को स्टैंड बाय करना होता है तो उसमें ये काम आती हैं। अगर आप कभी गए हो तो, मैंने तो खैर ज़्यादा सी में नहीं ट्रैवल किया है, लेकिन अभी जैसे हम गुजरात साइड गए थे तो वहाँ पे एक छोटी बोट से हमने एक छोटा जो है टापू टाइप कवर किया था। तो जब वो नज़दीक पहुँचती थी लैंड के तो वो एक लड़का उसमें से रस्सी जो है वो फेंकता था और वो किसी एक लोहे के बड़े से गार्डर में जो है वो फंस जाती थी और उससे वो बोट को जो है स्टेशनरी करता था और हम लोग उतर जाते थे। तो समथिंग दैट। तो वो मूरिंग रोप्स जो है उसने वो डाल दी। स्टर्न इज अगेन द बैक साइड ऑफ द शिप, है ना। जैसे ये देख रहे हैं ना, बैक साइड ऑफ द शिप है और इसके ऊपर ये मूरिंग रोप्स जो हैं वो बंधी हुई हैं। तो अभी उसने वो रस्सियाँ डाल दी ताकि उसे एक पानी पर जो है पकड़ जो है वो शिप की मजबूत हो। सो दैट वाज द स्टेप टेकन। दे पुट ऑन ऑयल स्किन्स एंड देयर लाइफ जैकेट्स, है ना। ये भी याद, ये सारे पॉइंट्स याद करने वाले हैं कि भी उन्होंने क्या क्या किया। तो ऑयल स्किन्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, है ना। एंड एवरीथिंग वाज बाउंड सिक्योरली विद रोप्स एंड देन लाइफ राफ्ट ड्रिल। ड्रिल तो हुआ प्रैक्टिस। तो उन्होंने लाइफ राफ्ट, आप में से शायद कुछ लोग उधर गए होंगे, दिस ऋषिकेश, है ना, हरिद्वार के बाद पड़ता है ऋषिकेश। तो वहाँ पर हमने भी ये राफ्टिंग की थी। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, वो ऐसे नाव में बिठा देते हैं गंगा के अंदर और वो पानी जो है वो उछल रहा होता है और एक वो रबड़ की सी हवा भरी हुई सी जो है ना राफ्ट होती है।
तो उसके ऊपर आप बैठ के जो है वो जा सकते हैं। तो उसी तरह से लाइफ राफ्ट्स, यानी एक तरह से ये बोट्स होती हैं जीवन बचाने के लिए, तो उसकी भी उन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस कर ली कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लाइफ राफ्ट में निकल जाएंगे। लेकिन वही वाली बात है, अगर मौसम इतना ख़राब हो जाए, जहाज़ ही ना बचे, तो लाइफ राफ्ट क्या करेगी। एक्चुअली छोटी मोटी नदी आप लाइफ राफ्ट से शायद पार कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर इन ओशन, जैसा कि हमने पहले भी देखा, वो इतने बड़े महासागर, और फिर बात हो रही थी कि दिस इंडियन ओशन और उसका वो खासकर सदर्न जो पोर्शन है वो वैसे ही जो है फेमस था कि इट इज़ द रफेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सी, यानी दुनिया के जो सबसे खतरनाक समुद्र का हिस्सा है उनमें से एक है। तो उसमें फिर लाइफ राफ्ट भी उनको आगे जाके हम देखते हैं, समझते हैं कि वो नहीं कुछ कर पाई। खैर, तो इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था कि जब पानी भरी गया शिप में तो उन्होंने क्या किया, है ना। लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप, उसको मैंने सेकेंड पार्ट में कवर किया है। आफ्टर द वेव स्टॉर्म वाटर वॉज गशिंग इन द शिप विद ईच वेव, आ रहा था पानी बहुत तेज़ी से जो है वो शिप के अंदर भर रहा था। तो जो दो लड़के उन्होंने लिए थे, क्रूमैन लैरी एंड हर्ब, दे वर कॉन्टीन्यूसली पंपिंग लाइक मैडमैन। ये बात बड़ी कॉमन नहीं, इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस कि जो उन्होंने क्रूमैन साथ लिए थे, उन्होंने दे वर पॉजिटिव, उन्होंने 36 आवर्स कॉन्टीन्यूसली पंप किया। अब आप सोच के देखिए, हमें तो 8 घंटे के बाद ही या 2 घंटे के बाद ही नींद आने लगती है, थक जाते हैं, कोई अगर मेहनत का काम करें। कितनी हिम्मत थी उन लोगों में, मैं तो पढ़ के ही हैरान हो जाता हूँ। मज़ा भी आ जाता है एक तरह से कि यार दुनिया में इतने मेहनती और मजबूत लोग हैं। आप सोचिए, मतलब महासागर में आप हैं, अंधेरा है और आपके ऊपर पानी की बौछारें हैं, या समझ लीजिए इतना ह्यूज वाटर आ रहा है और आप 36 आवर्स तक कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। और आप सबसे बड़ी बात है कि आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं, आप गुस्सा नहीं हैं, आप हैरान नहीं हैं, आप दुखी नहीं हैं, और रादर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। तो मतलब कितना कुछ सीखने को मिलता है हमें किताबों से, और वो भी रियल लाइफ स्टोरी है, इमेजिनेटिव नहीं है ना। कैप्टन ने भी जो है जितने हो सकते थे, ही डिड ऑल नेसेसरी रिपेयर्स, जितनी भी ज़रूरत थी वो रिपेयर्स किए। एंड उसने वो वाटरप्रूफ हैच कवर्स लगाए, गेपिंग होल्स, जितने भी होल्स थे उनको भरने की उसने कोशिश की। और वहाँ पर वो वाटरप्रूफ कवर्स, जैसे हम गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं वाटरप्रूफ कवर्स, तो वो एक तरह से जितने भी गड्ढे थे जहाँ से पानी आ रहा था उनको अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश की। जहाँ जरूरत था वहाँ रिपेयर किया। वो एक आध इलेक्ट्रिक पंप तो उनके ख़राब पड़ गए थे, तो जो उनके पास स्पेयर पंप्स थे उनको उन्होंने काम पे लगाया, है ना। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मेन चीज़ ये है ना। लास्ट लाइन में एक बार पढ़ देता हूँ। द स्पेयर हैंड पम्प्स एंड इलेक्ट्रिक पम्प्स वर पुट टू वर्क फॉर द ओल्ड वंस दैट फेल्ड टू वर्क। तो कहने का मतलब ये है कि जो हैंड पम्प्स थे, इलेक्ट्रिक पम्प्स थे, जो चीज़ ख़राब हो गई, ये नहीं कि ओहो यार शिट आज ही इसको ख़राब होना था, नॉट लाइक दैट, ऐसा मेंशन नहीं है। मेंशन रादर ये है कि जो चीज़ खराब है इसको छोड़ा, जो दूसरी चीज़ फिर लग सकती थी उसको लेके उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। दैट वाज द पॉजिटिविटी इन कैप्टन। और कहीं ना कहीं लीडर यही, अब आप देखिए, आप सब लोग पढ़ाई करेंगे, आगे चल के बड़ी बड़ी कंपनीज़ में पहुंचेंगे या अपनी कंपनी खोलेंगे, व्हाटएवर, कुछ तो करेंगे ना, तो आप एक लीडर बनेंगे। हमेशा ये होगा कि आप पढ़ लिख के आगे जाते हैं तो आप एक लीडर बनते हैं। और लीडर का काम क्या है कि किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिवली उस सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकलना है, जीत के बाहर निकलना है, हार के नहीं, ये सीखना होता है। तो ये इस स्टोरी से आपको सीखने को मिल रहा है कि उसने सब कुछ किया। इधर उसको पंपमैन ने भी हेल्प किया, कैप्टन के साथ उसकी टीम भी अच्छी थी, उसके फैमिली मेम्बर्स ने भी उसको मॉरली सपोर्ट किया, कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट था। तो ओवरऑल सिचुएशन ठीक थी, नहीं तो वो तो मर गए होते, स्टोरी किसी ने लिखी ना होती। या ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने शायद इस तरह की कोई चीज़ ट्राई की होगी और वो बाहर नहीं आ पाए उन सिचुएशंस में से, तो वो मर गए और ना उनकी स्टोरी किसी को पता ना कुछ। ये भी तो बात है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये तो चलो जीत के बाहर आ गए, इन्होंने स्टोरी लिख दी, हमारे सिलेबस में भी आ गई, हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो चीज़ें भी हैं, है ना। तो दुनिया उन्हीं को जान पाती है एक तरह से देखा जाए। अब ऐसे जो लोग माउंटेन्स पे जाते हैं, एवरेस्ट पे जाते हैं, तो जो पहुंच जाते हैं ऊपर, उनकी तो वीर गाथाएं हम पढ़ते हैं, उनके स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग शायद किसी भी बैड लक की वजह से या लैक ऑफ एफर्ट की वजह से बीच में ही दफन हो जाते होंगे बर्फ़ में, उनको तो कोई जान ही नहीं पाता। इट हैपन्स, दिस इज़ लाइफ। एनीवे, नाउ वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स। वो जो यात्री थे, वॉयजर्स मीन्स यात्री, उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी जनवरी 4 और 5 को। एक्चुअली स्टॉर्म अटैक हुए 2 दिन हो चुके हैं, अब तक बैंड बच चुका है उनका, तो बेसिकली ये बताया जा रहा है। जनवरी 4, तो द वॉयजर्स फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वाटर। 36 घंटे तक उन्होंने एफर्ट किया, तब जाके वो पानी एक मैनेजेबल लिमिट्स में पहुंचा।
और उसके बाद जाके उन्होंने खाना खाया। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, 36 आवर्स इज रफली 2 days। तो 2 दिन के बाद वो खाना खा पाए, लेकिन मौसम फिर से ख़राब हो गया। जनवरी 5 को लिखा है द सिचुएशन बिकेम डेस्परेट बाय डॉन। डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, बिफोर द सनराइज, है ना। तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई। वो लोग थोड़ी थोड़ी हिम्मत सी लूज़ करने लगे, स्पेशली बच्चे। तो इसलिए कैप्टन ने जो है उनको कंफर्ट करने की कोशिश की। तो जो उसका बेटा है उसने पूछा, ये पॉइंट मैंने समरी में भी कवर किया था। जॉन आस्क्ड, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? ये क्वेश्चन पूछा जॉन ने। तब जब उसने कहा कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, यू डोंट वरी, तब उसने ये बात कही जो कि चैप्टर की फिर हेडिंग बनी। बेटा बोला, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, यू, मम्मी, स्यू। स्यू शॉर्ट फॉर्म में उसने बोला अपनी बहन के लिए जिसका नाम स्यूजेन था। तो यहाँ पर जॉन जो है, जो इसका भी जॉन जो है शॉर्ट है, पूरा नाम जोनाथन है। तो वो ये बोल रहा है कि हम क्या मर जाएंगे, और उसके बाद फिर वो हाथ के हाथ ये भी एक्सप्रेस कर रहा है कि वो डर नहीं रहा उस सिचुएशन से, जस्ट एक बात कह रहा है, पूछ रहा है। और अगर वो सब इकट्ठे रहें, वो मम्मी का नाम मैरी है, और सुजैन जो उसकी सिस्टर है, और वो खुद, तो अगर ये सारे रहें तो उसको मरने से भी डर नहीं लग रहा है। तो बड़े ही बोल्ड बच्चे थे, जैसे पिता वैसे बच्चे नहीं। पिताजी भी तो बोल्ड है ना, आखिर इतने बड़े महासागर में निकलना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी कोई पैसा कमाने के लिए नहीं। एक ये कह सकते हैं कि एडवेंचरस इंस्टिंक्ट को पूरा करने के लिए जो है कैप्टन कुक अपनी फैमिली को लेके 16 साल की प्रिपरेशंस के बाद निकल पड़े। तो ऐसे ही महान बच्चे हैं उनके। और बेटी के बारे में भी बाद में आता है कि उसको चोट लगी हुई थी, और तब भी उसने कोई उसके लिए बहुत ह्यू एंड क्राई नहीं क्रिएट किया, नहीं तो मे बी फादर जो है वो पेशेंस लूज़ करते या अटेंशन डाइवर्ट होती। तो उसने एक तरह से वो उस चीज़ को संभाले रखा, और लास्ट में स्टोरी बताती है कि उसके 6 माइनर ऑपरेशंस हुए उस चीज़ को ठीक करने के लिए, वो जो ब्लड क्लॉटिंग होने लगी थी, बेटी को जो चोट लगी थी उससे। लेकिन कितनी बोल्ड थी वो बच्चे। और हमारे तो शायद अपनी भी बात करूं, जरा सा कट भी लग जाए तो मैं सोचता हूँ को अटेंड करे यार, और थोड़ा हम एक शोर सा मचाने लगते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो दैट वाज द स्ट्रांगनेस इन द करेक्टर ऑफ द फैमिली, है ना। तो हुआ यही कि वो उसने एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन दी नरेटर को कि हाँ भाई मैं लड़ सकता हूँ इस सिचुएशन से, जब बच्चे इतने बोल्डली मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, मेरी वाइफ इतना हेल्प कर रही है, मेरे जो क्रूमैन है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो डेफिनेटली नरेटर के दिमाग में यही बात आई कि मैं डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। और उसने वो उस जो बेटे ने जो बात कही, उससे नरेटर को इतनी स्ट्रांगनेस मिली कि उसने अब सोच ही लिया था कि कैसे भी करके मुझे अब मतलब एक तरह से जंग जीतनी है। एक अपने आप में जंग हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे लाइफ में जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल हो जाती है। तो दैट वाज ऑन फॉर द कैप्टन, है ना। सो इन द इवनिंग बताया है स्टोरी में कि हस्बैंड वाइफ साथ बैठे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, और पानी आ रहा था, और कहीं ना कहीं उनको अब ये भी लग रहा था कि कोशिश तो बहुत कर ली है, लेकिन शायद अब वो कभी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएंगे, और फिर आफ्टर ऑल शिप कब तक जो है झेलेगा उस सबको। एंड अल्टीमेटली देयर एंड वाज नियर। सो अगर हम वॉयजर्स की कंडीशन पे बात करें, क्वेश्चन पर हम वापस फोकस करें कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ऊपर टॉप पे नजर आ रहा है, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ वॉयजर्स ऑन जनवरी 4 and 5। तो कंडीशन यही थी, कहीं ना कहीं डेस्परेटनेस भी थी, कहीं ना कहीं स्ट्रांग डिटर्मिनेशन भी थी, और कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग ये भी थी कि दैट दे आर गोइंग टू डाई। नहीं तो वो क्वेश्चन पूछता ही क्यों बेटा। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अब हम कभी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएंगे, और ये शिप अल्टीमेटली पैरिश कर जाएगा, यानी डूब जाएगा। खैर, विल टेक अप द थर्ड क्वेश्चन। Describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 situations of the text. Give a subtitle to the each section. तो इसमें सबटाइटल जो मैंने दिए हैं, जरूर नहीं आप यही याद करें, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टोरी को 3 हिस्सों में डिवाइड करके 3 हेडिंग्स देने के लिए कहा है। तो ये मैंने अपनी तरफ से हेडिंग चुनी है पहली, दैट अ ड्रीम जर्नी बिगिंस। नेचुरली स्टार्टिंग तो उसी बारे में है ना, बताया जा रहा है कि 16 साल से प्रिपरेशन है, प्रोफेशनली बिल्ट बोट है, वे वॉकर नाम रखा है, उसको रफेस्ट वेदर में टेस्ट कर लिया है, साथ में फैमिली जा रही है, 3 साल की जर्नी है, और फर्स्ट फेज़ जो केप टाउन तक की उनकी विजिट का था वो प्लेजेंटली निकला, फिर किसी तरह से उन्होंने क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेट की। ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेक्शन के अंदर दी गई हैं, है ना। फिर सेकंड सेक्शन में जो अभी भी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, वो पॉइंट आया कि 4 और 5 वाली जो बात अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ख़त्म की है, डेट 4 और 5, वो पानी किसी तरह से निकाला 36 आवर्स पंपिंग के बाद, फिर खाना खाया, लेकिन फिर से मौसम ख़राब हो गया, बच्चों को थोड़ी सी चोट भी लगी हुई है,
और कैप्टन के खुद के काफ़ी चोट लग गई थी जब स्टॉर्म ने अटैक किया था। एक बार तो वो पानी में ही बह गए थे, फिर वो वापस आ गए थे, टॉस्टअप हो गए थे वापस बोट पे। तो ये सारा जो है इमोशनल डिस्कशंस और किस तरह से उन्होंने उस सी स्टॉर्म को फेस किया, ये सारा पोर्शन जो है वो सेकंड सेक्शन में है। फिर बेटे ने ये भी बोला कि क्या हम मरने वाले हैं, और फिर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी ऑल कैन बी टुगेदर। तो ये सारा जो मैं ये कहूँगा कि इट इज़ रफली द मेन पार्ट, द सेकंड सेक्शन इज़ रफली द मेन पार्ट, है ना। और लास्ट में फिर चीयरफुल लैंडिंग, एक तरह से ये पार्ट थोड़ा छोटा है कि जिसमें वो पहुंच जाते हैं। दे फाइनली रीच द आइल एम्स्टरडैम, और वहाँ सिर्फ 28 इनहेबिटेंट्स थे, ओनली 28, सो स्मॉल पॉपुलेशन, बट दे ऑल वर देयर टू चीयर एंड हेल्प। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बिसाइड्स कि ये आपके सिलेबस के और एग्जामिनेशन एंगल से इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बहुत ध्यान से इसको पढ़ें, बहुत कुछ इससे हमें सीखने को मिलेगा। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और अगर आप मुझे कोई फीडबैक देते हैं और क्वेश्चंस जो आपके स्कूल में अगर दिए जाते हैं, तो मैंने अभी फ़िलहाल तो जो वीडियोस बनाई हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से बनाई हैं। 12th के लिए जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो तो डिफरेंट है। उसमें तो मैं पूरा ऑल जो आज तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, फ्रैंकली 12th में मैंने आपके लिए जितनी अभी 11th में मेहनत कर रहा हूँ उससे भी 10 गुना मेहनत की है। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ये आप लोगों पर भी है कि आप 11th में उतनी मेहनत नहीं करते जितना 12th में करते हैं। तो 12th की वीडियोस तो बहुत डिटेल्ड हैं, उसमें टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खूब भर भर के दिए हैं मैंने। बट अभी 11th में मैंने टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस मेनली कवर कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, आपके लिए अगर ये हेल्पफुल हैं और आपके स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिनकी आप मुझसे हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे दे दीजिएगा वो क्वेश्चंस, ओनली द क्वेश्चंस। आंसर मैं डेवलप करके उसकी वीडियो आपके लिए बना लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू।